अगर ब्रो तू किसी दीवार को धक्का दे रहा है, ठीक है, या फिर उसको पकड़ के अपनी ओर खींच रहा है, तो तू उसको क्या बोलेगा कि हम कोई काम कर रहे हैं? हाँ, तो बोलेगा कि हम काम कर रहे हैं क्योंकि तू थक रहा है। लेकिन फिजिक्स में ब्रो ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में इसको हम लोग काम नहीं बोलते हैं, समझ गया ब्रो? तो हम लोग काम आखिर किसको बोलेंगे? कब बोलेंगे कि हमने काम किया? तो वही सारी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी और पावर। समझ गया ब्रो? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य, वो होता क्या है? वर्क का कंडीशन क्या है? कब हम लोग बोलेंगे कि हमने काम किया? उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्क क्या होता है? उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह-वगैरह। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर क्या होता है? उसके बाद फिर हम लोग एक बार रिवीजन शीट देख लेंगे इस चैप्टर का, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। इसमें हम लोग देखेंगे वो वही 2-4 एमसीक्यू जो कि हर एक बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है? तो इतना सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इतना तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जब तू इंजीनियरिंग में जाएगा या फिर आगे और पढ़ाई करेगा, तो तेरे को एक-एक टॉपिक का बुक देखने के लिए मिलेगा ब्रो, ठीक है? लेकिन उतना अपने एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है, तो इसीलिए हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे हमारा समय भी बचेगा, हमारा दिमाग भी नीट एंड क्लीन रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर तू नया है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे तेरे को जितना भी सरकारी एग्ज़ाम वगैरह होता है, ठीक है? उसके लिए पढ़ाया जाता है। और तेरे को पता होगा कि सरकारी एग्जाम में जो सिलेबस होता है वो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेके 12 तक। तो हम उसी 6 से लेके 12 तक का बेसिक जो होता है ना? जो कि हमारे एग्जाम के लिए नींव का काम करता है। जिस तरह से हम लोग घर बनाते समय सबसे पहले नींव डालते हैं ताकि हम 4-5 मंजिला मकान खड़ा कर दें, है ना? उसी तरह से हम जो पढ़ाते हैं वो नींव का काम करता है। अगर तू पढ़ लेगा तो समझ जा तेरा 80 टू 85% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का 10-15% जब तू पीवाईक्यू सॉल्व करेगा तो तेरे को उसमें पता चल जाएगा। समझ गया ब्रो? तो ये 85% तेरा सिलेबस बेसिक से एकदम कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि वर्क होता क्या है। हम लोग कब बोलेंगे कि हम लोगों ने कुछ काम किया है, ठीक है? जिस तरह से ब्रो हम लोग दीवार को धक्का दिए थे या फिर उसको पकड़ के खींच रहे थे, तो उसको हम लोगों ने काम नहीं बोला था, है ना? कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, वो फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं है। तो फिजिक्स के हिसाब से हम लोग काम किसको बोलेंगे, वर्क किसको बोलेंगे, ठीक है? वर्क का हिंदी मीनिंग होता है कार्य, जिसको कार्य को हम लोग काम भी बोल देते हैं, है ना? हम काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, है ना? तो फिजिक्स के हिसाब से ये होता क्या है, तो तू पहले ये समझ ब्रो, जब तू किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी सामान, ठीक है, उसके ऊपर बल लगाएगा। बल क्या होता है? पुश एंड पुल, मतलब धक्का देना या फिर खींचना, ठीक है, और उसको अपने जगह से हिला देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य। समझा? वही लिखा हुआ है, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाकर उसे डिस्प्लेस करता है, तभी काम होता है। तो इसका मीनिंग यही है, अगर तू किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु के ऊपर बल लगाएगा और बल लगा के उसको अपने जगह से हिला देगा, उसको हम लोग काम बोलेंगे। और हमारी कंडीशन में क्या हो रहा था, हम लोग दीवार पे बल तो लगा रहे थे, या तो उसको धक्का दे रहे थे या तो उसको खींच रहे थे, लेकिन हम लोग उसको अपनी जगह से नहीं हिला पा रहे थे, इसलिए हम लोग इसको काम नहीं बोल रहे थे। समझ गया ब्रो? बहुत ही आसान है, ज्यादा टेंशन मत ले। समझा? अब हम लोग जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है? तो वर्क को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग? डब्ल्यू। और फोर्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बल, और बल को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एफ। उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, और उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं डी। और ये जो है कॉस थीटा, है ना? ये हम आगे बताते हैं कि ये होता क्या है। समझ गए आप लोग? कार्य हम लोग क्या कब बोलेंगे? जब हम लोग किसी चीज के ऊपर बल लगाएंगे और उस बल लगाने के कारण उसमें विस्थापन होगा, मतलब वो अपने जगह से हिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्य। बस वही फॉर्मूला है, बल, विस्थापन, कार्य। समझ गया? अगला हम लोग देखेंगे कि वर्क के लिए कंडीशन क्या है। मतलब अगर तेरे को कोई एग्जाम में बैठना होता है, तो उसके लिए कंडीशन होता है ना कि भाई तू 12th पास होगा तभी तू बैठ सकेगा उस एग्जाम में, या फिर तेरा 60% एग्जाम में रिजल्ट आया होगा तभी तू एग्जाम में बैठ सकता है कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग किसी भी चीज को कार्य कब बोलेंगे, हमने कोई कार्य किया है, कब बोलेंगे? तो उसके लिए कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे? फोर्स अप्लाई हो। मतलब जैसे तू ये जो है बॉक्स, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु मान ले, इसके ऊपर सबसे पहले फोर्स अप्लाई होना चाहिए, मतलब बल लगना चाहिए, ठीक है? या तो तू इसको धक्का दे या तो अपने और खींच। समझ गया ना ब्रो? तो इसको बोलेंगे हम लोग फोर्स अप्लाई होना, बल लगाना, ठीक है? दूसरा कंडीशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव करे। जब तू बल लगाएगा तो वो अपने जगह से हिलना चाहिए। समझ गया ब्रो? चाहे इधर हिले या फिर इधर हिले या फिर इधर हिले या फिर इधर हिले, ये हिलना तो चाहिए। समझ गया? और तीसरा होता है, दोनों के बीच एंगल काफी इंपॉर्टेंट है। ये एंगल इंपॉर्टेंट कैसे है, हम ये देखो आगे समझाने वाले हैं। सबसे पहले दो कंडीशन समझ। पहला तो उसके ऊपर बल लगना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, मतलब वो हिलना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है? कार्य का कितना प्रकार होता है? कार्य का 3 प्रकार होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, जिसको ऋणात्मक कार्य बोलते हैं, और तीसरा होता है जीरो वर्क, जिसको हम लोग शून्य कार्य बोलते हैं, ठीक है? ये होता क्या है, अब हम तेरे को एक-एक करके समझाते हैं, और उसी में हम तेरे को समझाएंगे कि ये जो था फॉर्मूला में हमारा कॉस थीटा, ये है क्या, ठीक है? और ये जो तू पढ़ा था कि दोनों के बीच एंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये है क्या, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ के हमारे पास वर्क का, कार्य का फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ठीक है? अब हम तेरे को यहाँ पे समझाएंगे कि ये कॉस थीटा क्या था, एंगल क्या था, ठीक? तो कार्य 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है जीरो वर्क, जिसको शून्य कार्य बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव।
अब तू एक एक करके समझ। पहले पॉजिटिव कार्ड क्या है? पॉजिटिव कार्ड को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक कार्ड। इसमें क्या होता है, थीटा इक्वल टू जीरो होता है, सेम डायरेक्शन। सबसे पहले तू ये समझ कि तू एक बक्से को धक्का लगा रहा है, ठीक है, और तू जिस डायरेक्शन में बल लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंट भी हो रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में हिल रहा है। तू इस साइड से धक्का लगाया और ये बक्सा आगे की ओर बढ़ा। अगर तू इधर से धक्का लगाता तो इस डायरेक्शन में बढ़ता, है कि नहीं? तू सिंपल एग्जांपल अपने घर में फ्रीज देख। फ्रीज को हिलाना है तो तू धक्का लगाएगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हिलेगा, आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये जो सेम डायरेक्शन में हिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। ठीक है, फोर्स और मोमेंट सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स हम लोग इधर लगाएं तो मोमेंट भी इधर ही हुआ। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव वर्क। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या है, ये तू समझ पहले। ऐसा तू कुछ समझ कि तू इधर धक्का लगा रहा है, लेकिन वो सामान जो है इधर मूव कर रहा है ना? तो इसका क्या हो जाएगा एंगल? एंगल ये हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इधर से धक्का लगाया लेकिन ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री बनता है। समझ गया? लेकिन यहाँ पे तू यहाँ से धक्का लगा रहा है, लेकिन सीधा ही बढ़ रहा है उसी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। समझा? तो यही लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो हम समझाते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक। तो अब देखो हम बताते हैं बेटो कि ये कॉस थीटा है क्या। ये कॉस थीटा है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना है उसी को हम लोग कॉस थीटा में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना फोर्स, और ये हो गया सेम डायरेक्शन में मोमेंट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? थीटा। कौन सा एंगल बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा को अगर लिखते हैं, कॉस, और थीटा की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे? 0 डिग्री डाल देंगे, है कि नहीं? तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। ठीक। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? तो समझा कि 1 जो है ये पॉजिटिव है। समझा? इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम तेरे को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बस तू समझने का कोशिश कर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। इसी 1 के वजह से इसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर इसको मैक्सिमम वर्क भी बोला जाता है। आगे तू समझेगा मैक्सिमम वर्क क्यों बोलते हैं इसको, ठीक। अगला है हमारे पास जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है ब्रो? तो ये समझ पहले। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर, फोर्स और मोमेंट 90 डिग्री पे हो। अब समझाते हैं देखो। कोई बॉक्स है यहाँ पे रखा हुआ, और तू उसको धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन से, यहाँ से तू फोर्स लगाया, लेकिन उसका मोमेंट क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। समझा? अगर नहीं समझा तो तू एक और एग्जांपल ले। यहाँ पे तेरा स्कूल बैग रखा हुआ है, तो क्या करता है इसको? ऊपर तो उठाता है, लेकिन इसको बैग टांगता है, उसके बाद फिर चलने लगता है, इस डायरेक्शन में चले या फिर इस डायरेक्शन में चले। क्या तो आसमान की ओर चलता है? नहीं चलता है आसमान की ओर, है ना? तो उठाता तो ऊपर है, लेकिन चलता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाता है? तो ये हो जाता है बैक का मोमेंट। समझा? और यहाँ पे तू इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा, तो ये हो जाएगा तेरा मोमेंट। तो यहाँ पे थीटा बन जाता है 90 डिग्री का। समझा कि नहीं? अगर नहीं समझा तो एक बार और समझ। ये तेरा बैग उठाया तू ऊपर, फोर्स ऊपर लगाया आसमान में, समझ गया? लेकिन तू चलता कहाँ है? जमीन पे ही चलता है ना, आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी। तो ये तेरा हो जाता है मोमेंट। तो इसी के बीच, फोर्स और मोमेंट के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। समझा? तो यहाँ पे अपना एंगल क्या बन गया था? इधर फोर्स लगाए थे और इधर मोमेंट हो गया, है कि नहीं? एग्जाम्पल भी तेरे को बैग वाला दिया, तो यहाँ बन जाता है अपना 90 डिग्री थीटा एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या? कॉस, और थीटा की जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है अपने पास? जीरो। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वर्क। समझा? कहने का मतलब ये है ब्रो, तू बैग उठा के चल तो रहा है, लेकिन इसको हम लोग कार्य नहीं बोलेंगे। तू थक तो रहा है, लेकिन इसको कार्य नहीं बोलेंगे फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि तू बैग उठाया ऊपर, चल रहा है तू आगे पीछे दाएं बाएं, आसमान में तो चल ही नहीं रहा है सेम डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जीरो वर्क। तू थकेगा लेकिन उसको कार्य नहीं माना जाएगा। समझ गया? अगला हमारे पास निगेटिव वर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक कार्य, ठीक है। इसमें हमारे पास जो होता है थीटा होता है 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में। ये होता क्या है? तो ये समझ लो। तो एक बॉल को हवा में उछालता है, फोर्स लगाया ऊपर की ओर, हवा में उछाला, ऊपर गया, मूवमेंट हो रहा है इसका ऊपर। उसके बाद फिर ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जाता है। समझा कि नहीं? तो फोर्स तो लगाया था आसमान में ना, ऊपर की ओर लगाया था, बॉल ऊपर जा रहा था, लेकिन मोमेंट इसका क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है ऊपर जाने के बाद। तो इसी को बोलेंगे निगेटिव वर्क। एक और एग्जांपल समझ। तू बाइक से जा रहा था, तू आगे की ओर जा रहा था, ठीक है। तेरा मोमेंट जो हो रहा था, तेरा जो गति हो रहा था, तू आगे की ओर जा रहा था। लेकिन जब तू ब्रेक लगाया, तो वो ब्रेक एक फोर्स है, एक बल है, समझा कि नहीं? तो वो तेरा ब्रेक क्या किया? वो तेरा गाड़ी को धीरे धीरे स्लो कर दिया। वो क्या कर रहा था? बल जो लगा रहा था तू, वो मोमेंट पीछे की ओर ले रहा था, जबकि तेरा गाड़ी आगे जा रहा है। लेकिन तेरा बल क्या कर रहा है? उस गाड़ी को पीछे की ओर खींच रहा है, इसीलिए तेरा गाड़ी रुक रहा है। समझा? इस तरह से बात को समझ। तो ये क्या हो जाता है? 180 डिग्री लगाता है, सीधा गया और वापस आया। जब तू ग्राफ देखेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं, है कि नहीं? और इस साइड जो होता है अपने पास निगेटिव होता है। ठीक। इधर अगर तू 1 2 3 4 लिख रहा है, तो इधर माइनस में 1 2 3 4 लिखते हैं। तो 180 डिग्री जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे करके। तो 180 डिग्री भाई खुद में एक निगेटिव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव वर्क। शायद तू नहीं समझ पा रहा हो, अगर तू नहीं समझा तो कमेंट में पूछ ले एक बार दोबारा। हम तेरे को समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी भी अच्छे तरीके से ही समझा रहे हैं, लेकिन क्या पता उसे मैं और अच्छे तरीके से समझा पाए हम। समझा? तो ये हो गया अपना
180 डिग्री निगेटिव वर्ग। तो यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे, ये थीटा की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अब 180 डिग्री लिखते हैं। समझ गया। और तेरे को पता ही होगा कॉस 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, -1। इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव वर्ग। समझा ब्रो, मतलब फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोमेंट आगे हो रहा है लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही था अपना पॉजिटिव वर्ग, जीरो वर्ग और निगेटिव वर्ग। एक बार और आसान भाषा में समझ ले, जिस डायरेक्शन में तू फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मोमेंट हो रहा है तो वो हो जाता है पॉजिटिव वर्ग। जीरो वर्ग क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मोमेंट नहीं होता है, परपेंडिकुलर मोमेंट होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, हम लोग इधर फोर्स लगाए लेकिन मोमेंट इस साइड हुआ, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये हो जाएगा जीरो वर्ग। समझ गया, तू थकेगा लेकिन उसको काम नहीं बोलेंगे हम लोग। और निगेटिव वर्ग क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मोमेंट इस साइड हो रहा है लेकिन तू जो फोर्स लगाया वो तेरे को पीछे की ओर खींचने लग गया। समझा कि नहीं, तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरो वर्ग। तो वर्ग का ऐसा यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है ईआरजी। ठीक है, तो आप एक जूल हम लोग किसको बोलेंगे कि एक जूल हम लोग काम किए, है ना। तो सबसे पहले ये समझ ब्रो, अगर तेरा वेट है 50 केजी, ठीक, तो तू किसी को अगर बोलेगा सिर्फ 50, तो वो समझ पाएगा कि तू 50 केजी का है, नहीं, है कि नहीं। उसी तरह से अगर तू पेट्रोल पंप पे जा और तू सिर्फ उसको बोल के एक, तो वो समझ पाएगा कि तू 1 लीटर पेट्रोल लेगा या फिर 1 ml पेट्रोल लेगा, नहीं, है ना। तो उसको बताने के लिए क्या करता है, 1 लीटर बोलता है कि 1 लीटर पेट्रोल दीजिए। उसी तरह से मार्केट में सब्जी लेने जाता है तो उसको क्या बोलता है, 1 केजी आलू दीजिए, है कि नहीं। उसको थोड़ी बोलता है कि 1 लीटर आलू दीजिए। तो हर एक चीज को बताने के लिए एक यूनिट होता है। उसी तरह से तू कितना काम किया, उस चीज को बताने के लिए तेरे पास एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल। समझा। तो अब हम लोग एक जूल किसको बोलेंगे, है कि नहीं। तो उससे पहले ये समझ, तेरे पास एक डब्बा है रखा हुआ, मतलब एक बॉक्स या फिर कोई भी सामान, उस पे तू 1 न्यूटन बल लगाया, ठीक है। और 1 न्यूटन बल लगा के तू क्या किया, उसको 1 मीटर आगे धक्का दे दिया या फिर अपने जगह से 1 मीटर हिला दिया। समझ गया ना। तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक जूल। तो एक जूल मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन बल लगाना और बल लगा के उसको 1 मीटर धक्का देना, मतलब अपनी जगह से हिला देना। समझ गया। और देखो तो फॉर्मूला पता ही वर्क का क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W = F × B। ठीक है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। समझ गया ना। तो वही है, 1 जूल = 1 न्यूटन फोर्स लगा के बल लगा के 1 मीटर धक्का देना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ गया। अगला है एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। सबसे पहले तू ये समझ ब्रो, अगर तेरे को हम 5 दिन खाना ना दे, ठीक, उसके बाद तेरे को बोले कि चल भाई तू 1 किलोमीटर दौड़ के आ, या फिर जा तू मेरा ये काम कर गया मार्केट से, तो क्या बोलेगा, हाँ भाई कर देते हैं। बोले ए भाई चल चल निकल, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है ना, मेरे अंदर काम करने का क्षमता नहीं है। तो बस वही चीज है, वही वाला एनर्जी ये है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। समझ गया ना ब्रो। अगर तेरे को बोले कि ये बॉक्स हिला, अगर तेरे पेट में अनाज ही नहीं है तो मतलब तेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, तो ये बॉक्स को हिला ही नहीं सकता है। उसी तरह से हमारे फिजिक्स में भी बहुत सारा एनर्जी होता है, उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। समझ गया। और सिंपल भाषा में ये समझ, अगर किसी चीज में एनर्जी है तो वो काम करेगी, अगर किसी चीज में एनर्जी नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। तो पहला है ब्रो काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है चलती हुई कार। सबसे आसान भाषा में तेरे को समझाया, जो चीज भी चल रही है उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में लिखते हैं के ई। समझ गया ब्रो। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, जो भी चीज रुकी हुई है, समझ गया, चाहे जमीन पे हो या फिर किसी हाइट पे हो, मतलब छत पे हो, पहाड़ पे हो, या फिर कोई भी हाइट पे हो जो चीज, या फिर जमीन पे भी हो, तो उसके अंदर एक ऊर्जा होता है, उसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। समझा। और इसको ये शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग क्या, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बताने वाले हैं, अभी बस इतना ही समझ। अगला है हीट एनर्जी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में उष्मा ऊर्जा। जैसे गर्म पानी, जैसे तू क्या करता है, गैस जलाता है, गैस जलाने के बाद क्या करता है, उसके ऊपर तू खाना बनाता है, तो तू क्या करता है, हीट एनर्जी यूज करता है। समझ गया। तू छत पे गया, वहां से जो सन रेज आ रहा है, मतलब सूर्य का रोशनी आ रहा है, तो गर्म लगता है कि नहीं। तो वो जो गर्म लग रहा है वो क्या है, वो हीट एनर्जी तो ही है कि नहीं। तू बैठे बैठे एकदम गर्मा जाता है गर्मी के कारण, हीट एनर्जी है वो। तेरे शरीर से भी गर्मी निकलता है, वो भी हीट एनर्जी है। समझ गया ना हम लोग। और हीट एनर्जी का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, पानी गर्म करने में, खाना बनाने में, और हम लोग बिजली भी बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। समझ गया ना हम लोग। तो ये सारा चीज जो है ये हो गया अपना हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा। उसके बाद है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। तो देखता होगा हमारे घर में जो बल्ब जल रही है कि नहीं, तो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है वो हो गया प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से भी लाइट निकलता हो गया, वो भी प्रकाश ऊर्जा। जब हम लोग हीट करते हैं किसी भी चीज को तो वो लाल हो जाता है, लाल लाल दिखता है हमको, है ना, वो भी प्रकाश ऊर्जा ही है कि नहीं। तो ये हो गया अपना प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। अगला हो जाएगा अपना केमिकल एनर्जी, जिसको बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा। तो देखता होगा कि बैटरी, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, समझा, तब वो जाके चार्ज होता है, वो चार्ज होता है तो हमारा कोई भी काम होता है, चाहे फोन चलाना हो, लैपटॉप चलाना हो, या फिर हमारे घर में बल्ब चलाना हो, या फिर पंखा चलाना हो, है ना। तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाके बैटरी चार्ज होता है, उसके बाद फिर अपना काम होता है। दूसरा क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना जब खा लेते हैं तो अंदर पेट में जाके पचता है ना।
तो वो पचने का मतलब क्या है, खाने के अंदर जो केमिकल है वो रिलीज होता है हमारे शरीर में, और वही जो रिलीज हुआ केमिकल वो हमारा शरीर लेता है और हम लोग को एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो वो भी एक केमिकल एनर्जी हो गया। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। जैसे हो गया बल्ब, तो ब्रो जो करंट से चलता है ब्रो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे तू चार्ज में लगाया फोन है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। समझ गया ब्रो। जब चार्ज में तू लगाता है किसी भी चीज को, या फिर बिजली से जोड़ता है तू बल्ब को, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी में। तो जो चीज इलेक्ट्रिक से चले वो हो गया अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, तेरे को ज्यादा डीप मत जाइए, ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अपना इतना ही काम का है, तो बस इतना ही पढ़ के निकलते हैं हम लोग। अगला है साउंड एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा। जितना भी कुछ तू सुन रहा है, चाहे पंखे की आवाज हो, कोई तेरे को कुछ बोल रहा है, तू गाना सुन रहा है, टीवी से आवाज निकल रहा है कि नहीं, आसपास में शोर शराबा है, वो सब हो गया अपना क्या, ध्वनि ऊर्जा। समझ गया ब्रो। अगला है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको बोलते हैं नाभिक ऊर्जा। ये एक सबसे पावरफुल ऊर्जा है। ये जो होता है परमाणु लेवल का ऊर्जा है। हमारा जो शरीर बना हुआ है या फिर दुनिया में जितना कुछ भी बना हुआ है, वो बना हुआ है किस चीज से, एटम से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। समझ गया। तो जितना भी कुछ बना हुआ है वो सब एटम से बना हुआ है, और इसके मदद से जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। अगला है ब्रो काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये होता क्या है, इसको तू एक बार बहुत ही आसान भाषा में समझ। जितनी भी चीजें चल रही है तेरे आसपास, है ना, चलती हुई चीजों में होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। समझ गया, नाम से ही तू समझ पा रहा होगा, गतिक, है ना। जितनी भी चीज गति में है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो है गतिक ऊर्जा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। एग्जांपल में देख ले, हवाई जहाज उड़ रहा है, या फिर कोई साइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है कि नहीं। ये जो पंखा चल रहा है, जिससे कि हम लोग पवन चक्की जिसको बोलते हैं, जिससे कि बिजली बनती है। या फिर कोई बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल हवा में उड़ रहा है, क्रिकेट का बॉल उड़ रहा है, हम लोग हाथ पैर घुमा रहे हैं, है कि नहीं। तो जो भी चीज चल रही है ब्रो, है ना, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं गतिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो अब गतिक ऊर्जा का जो है हम तेरे को फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये समझ के ई क्या होता है। के ई होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग के ई, ठीक है। उसी तरह से हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम का मतलब होता है मास, ठीक है, और भी का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो कितने तेजी से कोई भी चीज मूव कर रही है, स्पीड, समझा। और मास बोले तो द्रव्यमान, उसका भार कितना है। अब हम देखो इस फॉर्मूले का मतलब समझाते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ गया। मास ज्यादा होगा तो गतिक ऊर्जा भी ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो साइकिल कम भार है, उसका मास जो है कम है, तो उसमें गतिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कम होगा। और ट्रक जो है, ट्रक के अंदर जो गतिज ऊर्जा होगा वो ज्यादा होगा। समझ गया। तो मास का एम का मतलब समझ गया। अब भी का मतलब समझाते हैं, भी स्क्वायर क्या है। कहने का मतलब ये है, अगर स्पीड 2 गुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ब्रो, वो 4 गुना हो जाएगा। समझा। अगर एग्जांपल से तेरे को समझाएं, अगर तू नॉर्मली 10 के स्पीड पे चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा था, अगर तू 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगेगा, तो तेरा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ गया। ऐसा क्यों, पहले तू चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब उसके दुगने रफ्तार से चलने लगा, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगा वो हो जाएगा 4 गुना। समझा। अगला है ब्रो पोटेंशियल एनर्जी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पी, और हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसके नाम से तेरे को पता चल रहा होगा, जो रुकी हुई चीज है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम जी एच। तो पी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग पी। एम का मतलब होता है मास, समझा, एम का मतलब हो गया मास। और जी का मतलब हो जाता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और एच का मतलब हो जाता है हाइट, मतलब ये कितने ऊंचाई पे है। देखो ब्रो, अब इस फॉर्मूला को तोड़ के समझाते हैं। सबसे पहले ये समझ, पी इक्वल टू एम, बाकी का छोड़ दे, जी एच छोड़ दे, सिर्फ एम समझ। कहने का मतलब ये है, अगर तेरे पास अगर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, तो उसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि वो छोटा है। अगर इसी के कंपैरिजन में अगर तेरे पास एक बड़ा सा पत्थर हो, तो उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मास पे, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। समझा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना कम मास होगा उसके अंदर उतना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देख, पी इक्वल टू एच, कहने का मतलब ये हाइट। मान ले तेरे पास एक बॉल रखा हुआ है, वो जमीन पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, वो कम होगा। लेकिन वही बॉल को अगर तू छत पे रख देगा जाके, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। समझ गया। तो ये हाइट पे भी डिपेंड करता है कि कितने ऊंचाई पे कौन सा सामान रखा हुआ है। जो जितना ज्यादा ऊंचाई पे रखा होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो होगा उतना ज्यादा होगा। समझ गया ब्रो। तो बस यही एक छोटा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी था, जो कि तेरे को हम समझा दिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो तू कमेंट में पूछ ले एक बार फिर से, वहां पे हम तेरे को और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गया। तो सबसे पहले तो ये समझ ब्रो, कि हम लोग जो पढ़ते हैं, एक साल हम लोग पढ़े, तो वो पढ़ाई जाता कहाँ है, वो पढ़ाई जाता है हम लोग के एग्जाम में। हम लोग एग्जाम दे दिए, अब वो एग्जाम में जो हम लोग लिख के आए हैं वो जाता कहाँ है, वो जाता है हमारे रिजल्ट में, है कि नहीं। जो लिख के आए उसका रिजल्ट आ गया, ठीक, उस रिजल्ट में नंबर है। बोलेगा इस नंबर का क्या करेगा, तो इस नंबर का हम लोग यूज करते हैं अगले क्लास में जाने के लिए, ठीक है। अब बोलेगा हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज होगा जॉब पाने में, ठीक है। तो तू जो ये पढ़ाई किया था, तो ये पढ़ाई बेकार नहीं गया।
ये पढ़ाई का बस फॉर्म बदलते गया। ये पढ़ा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, नौकरी लगा, तो उसके बाद तेरे को पैसा मिलने लगेगा। समझा? वो पैसे से फिर तू कुछ और करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो तेरा पढ़ाई था, ये तेरा पढ़ाई व्यर्थ नहीं गया, बस इसका रूप बदल गया। समझा? तो उसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? एनर्जी ना बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। समझा कि नहीं? अगर नहीं समझा तो देखो, ऐसे हम समझाते हैं। पहले देखो, छोटा सा देसी एग्जांपल देते हैं ब्रो। डेली तू क्या करता है? डेली तू खाना खाता है, ठीक है? तो तू खाना खाता है तो क्या होता है? वो खाना तेरे पेट में गया, वो खाना केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, और साथ ही साथ हीट एनर्जी में बदल जाता है, उसमें ऊर्जा में, ठीक है? उस रासायनिक ऊर्जा की वजह से हम लोग को एनर्जी मिलता है, समझ गया? ताकत मिलता है, जिससे हम लोग कोई काम करते हैं। अब चाहे वो पढ़ना हो, खाना हो, कहीं घूमना फिरना हो, है ना, वो सारा काम करते हैं। समझ गया? तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, वो बर्बाद नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ। समझा कि नहीं? उसी तरह से थोड़े बड़े लेवल पे अगर तेरे को समझाएं, तो पहले क्या होता है? कोयला निकलता है, ठीक? उस कोयला को क्या करते हैं हम लोग? उस कोयला को हम लोग जलाते हैं। समझा? उसको जलाने के बाद क्या होता है? उससे हीट निकलता है। हीट मतलब गर्मी निकलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? पानी को बॉयल करते हैं, पानी उबालते हैं। समझ गया? उसके बाद फिर जब पानी उबालते हैं तो उससे क्या करते हैं हम लोग? टरबाइन को चलाते हैं। टरबाइन जब चलती है तो वो क्या करती है? वो बिजली पैदा करती है। उस बिजली से हम लोग क्या करते हैं? अपना फोन, मोबाइल या फिर कोई लाइट वगैरह जलाते हैं। समझा? अपना डेली लाइफ का काम करते हैं। समझ गया? तो यहाँ तू देखेगा, कोयला का एनर्जी जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिए। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम लोग हीट एनर्जी में बदल देते हैं कि नहीं, हीटर वगैरह जलाते हैं हम लोग, खाना बनाने के लिए जलाते हैं, तो एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। समझ गया ब्रो? तो वही है, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस उसका एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। समझ गया ना ब्रो? तो वही है, बॉल ऊपर जाते समय क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है, और बॉल नीचे आते समय क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। अब इसको तेरे को समझाते हैं हम। सबसे पहले ये समझ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब कोई भी चीज चलता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिक ऊर्जा। ठीक है? और जब कोई चीज रुका होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? अगर छोटा सा एग्जांपल देते हो, है ना ब्रो, तो तू देखेगा कि अगर कोई चीज रखा हुआ है, मान लेते ऊपर में एक बॉल रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? तो जैसे ही ये नीचे आना स्टार्ट होता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कमते चला जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चला जाता है। समझा ना? लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं हुआ, क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। समझा? उसी तरह से हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो खत्म नहीं होता, वो किस में बदल जाता है? लाइट में बदल जाता है, हीट में बदल जाता है। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हो कि हम लोग इस लाइट को, जो तू देख रहा होगा तेरे रूम में लाइट जल रहा है, उससे जो रोशनी निकल रही है, उसको अगर हम लोग बदल सके, तो हम लोग वापस से कोई ना कोई एनर्जी बना लेंगे। ठीक है? और तू देखता होगा, हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना वगैरह गर्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्या बना? हीट निकला, है कि नहीं? और इस हीट से हम लोग क्या करते हैं? खाना गर्म कर लेते हैं, है कि नहीं? और उस खाना को खाते हैं हम लोग, पेट में जाता है, वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी खत्म नहीं होता है ब्रो, बस उसका रूप बदल जाता है। समझा ना? अगर तू अभी भी नहीं समझ पाया तो तू ऐसे समझ ब्रो इसको, ठीक है? तेरी गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड से तेरा शादी हो गया, तो अब क्या है? वो तेरी वाइफ है, ठीक है? वही लड़की है, लेकिन वो पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी, अब तेरी वाइफ है। तो क्या हुआ? बस रूप बदल गया, है ना? गर्लफ्रेंड से वो वाइफ बन गई, बस वही है इंसान। तो उसी तरह से एनर्जी भी सेम ही होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। समझ गया ब्रो? अगला है पावर। पावर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति। ठीक है? मान ले तू और तेरा दोस्त है, दोनों को एक काम मिला, ठीक है? तू क्या किया? उस काम को 10 मिनट में कंप्लीट किया, और तेरा दोस्त क्या किया? उस काम को 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो पावर किसमें ज्यादा है? जो जितना कम समय लगाया उसमें उतना ज्यादा पावर है। समझ गया? तो वही है, काम करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फोन कितने तेजी से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग पावर। समझ गया? एनर्जी क्या होता है? किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर ताकत है या नहीं है, वो है एनर्जी। और हम किसी काम को कितने जल्दी से कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं पावर, शक्ति। समझ गया ब्रो? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। कहने का मतलब ये है, अगर कोई काम मिला है तेरे को, ठीक, तो उसको बोल देंगे हम लोग वर्क। और उस काम को तू कितने कम समय में कर पा रहा है, मतलब कितने टाइम में कर पा रहा है, कम समय में लगे या ज्यादा समय में लगे, उसको लिखेंगे हम लोग टाइम। ठीक है? तो यही हो जाता है अपना पावर का फॉर्मूला। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वॉट। समझा? वही लिखा हुआ है, वॉट में इसका यूनिट होता है। अगर हम लोग पावर का ऐसा यूनिट फिर से देख लेते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, जिसको शॉर्ट में हम लोग डब्ल्यू लिखते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? ईआरजी पर सेकेंड। ठीक है? अब देखो, हम सबसे मेन चीज समझाते हैं। तो हम लोग एक वॉट किसको बोलेंगे? तो एक वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। अब तू ये समझ, जूल किसका यूनिट है? जूल यूनिट है वर्क का, मतलब कार्य का। ठीक है? और वर्क का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स, मतलब बल, इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 जूल पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है, 1 न्यूटन फोर्स, बल, लगाकर 1 मीटर किसी भी वस्तु को धकेलना, वो भी 1 सेकेंड में। समझा? तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? 1 वॉट। समझ गया ब्रो? और 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। समझ गया? अगर हम लोग देखेंगे ब्रो कि किलोवाट आवर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ, वॉट किसका ऐसा यूनिट है? पावर का।
किलोवाट भी क्या है, 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, ठीक है। तो अब तू किलोवाट लिख या फिर वाट लिख, बराबर हो जाएगा अपना। तो यहाँ सीन ये है, तू कितना पावर कितने समय के लिए यूज किया है उसको हम लोग किलोवाट आवर में नापेंगे, समझा। 1 किलोवाट आवर जो होगा वो होगा 1000 वाट। तो यहाँ पे देखा, ये 1 किलोवाट इक्वल टू हो जाता है 1000 वाट, ठीक। और आवर आवर को अगर हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 1 आवर इक्वल टू हो जाता है 3600 सेकंड, समझा। तो यहाँ पे 3600 सेकंड लिखा हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ब्रो, तो अपने पास आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ठीक है। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो जाता है 36 लाख जूल, समझ गया ब्रो। अगर तेरे को और देसी भाषा में अगर हम समझाएं, तो तेरे पास अगर एक रूम हीटर है जिसका कि 1000 वाट का रेटिंग है, मतलब वो 1 घंटे में 1000 वाट एनर्जी लेगा, समझ गया ब्रो। तो इसी को बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। और यही जो होता है, यही होता है यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है, समझ गया ब्रो। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ये 3-4 क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से अधिकतर बार पूछा गया है, तो उसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार हिलती नहीं है, ठीक है, तो किया गया कार्य कैसा है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति है और एक दीवार को वो धक्का मार रहा है लेकिन दीवार अपनी जगह से हिला नहीं, तो वो जो काम किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो तेरे को तो पता है कि काम जो होता है 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये जो दीवार को धक्का लगाया लेकिन दीवार हिला नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, जीरो वर्क। ऐसा क्यों, क्योंकि जो काम होता है जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है, बल भी लगना चाहिए और साथ ही साथ मोमेंट भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या, बल तो लगा रहे हैं हम लोग दीवार के ऊपर, लेकिन दीवार अपनी जगह से हिला नहीं, हिला। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, अगर तू किसी चीज पे बल लगा रहा है और उस पे बल लगाने के बाद मूवमेंट हो, मतलब वो अपनी जगह से हिले सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तू बल लगा रहा है। मान ले तू इस दिशा में बल लगाया इस बक्से पे, और ये बक्सा सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। और निगेटिव वर्क क्या बोलेंगे, निगेटिव वर्क उसको बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में तू फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो। कहने का मतलब ये है, तू एक बॉल को आसमान में फेंका लेकिन बॉल ऊपर गया और नीचे आ गया वापस। तो फोर्स तो ऊपर लगाया था ना बल, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है, वो जो मूवमेंट किया, वो नीचे की ओर किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव वर्क। समझ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर का मान क्या है। तो 1 किलोवाट आवर का मान होता है क्या, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 36 लाख, समझा, 36 लाख जूल। 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। अगला है ब्रो, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है। ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है अपना जूल, ठीक। अब 1 जूल हम लोग किसको बोलेंगे, 1 जूल हम लोग तब बोलते हैं जब हम लोग 1 न्यूटन बल लगा के किसी भी वस्तु को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक हम लोग धक्का देते हैं, मतलब हिला देते हैं अपने जगह से 1 मीटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल। समझ गया ब्रो। और जूल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रो कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, ठीक। 1 वॉट हम लोग किसको बोलते हैं, 1 वॉट बोलते हैं हम लोग 1 जूल पर सेकेंड को। अब तेरे को समझाते हैं कि ये जो 1 जूल पर सेकेंड है क्या। सबसे पहले ये समझ, जूल किसका ऐसा यूनिट था, जूल था एनर्जी का ऐसा यूनिट। और एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी बोलता है जब तुम 1 न्यूटन बल लगाकर किसी भी वस्तु को 1 मीटर तक तुम हिलाते हो अपनी जगह से, ठीक है, तो वो हो जाता है एनर्जी। और ये वॉट क्या है, जब तुम 1 न्यूटन बल लगाकर किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब 1 मीटर तुम अपनी जगह से हिला देते हो, और ये पर सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे। और वॉट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का। समझ गया ब्रो। अगला है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 2 केजी है, मास का मतलब होता है ब्रो द्रव्यमान, ठीक है, 2 केजी है, और उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड का है, मतलब वो 3 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तू जानता ही है, के ई इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम क्या हो जाता है, एम हो जाता है अपना मास, द्रव्यमान, तो यहाँ द्रव्यमान है 2 केजी, ठीक है। और भी वेलोसिटी क्या है अपना, 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि भी स्क्वायर है ना। तो वेलोसिटी अपना 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे आ जाएगा ये अपना हाफ, ठीक है। उसके बाद फिर जब इसको सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा अपना क्या, 2 से 2 कट गया, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो के ई इक्वल टू हो जाएगा 9 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 9 जूल। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। समझ गया ब्रो। और के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। इसीलिए 9 के बाद यहाँ पे जे लिखा गया है, जे मतलब जूल। समझ गया ब्रो। तो यहाँ आंसर हो गया 9 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रो हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, जिसका कि हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। जिसमें कि तू देखता होगा कि अगर हम लोग कोई भी चीज आसमान में फेंकते हैं तो वो वापस धरती पे ही आ जाता है।
है ना। तो ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशन की वजह से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज कौन थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। बुओयंसी, तो देखता होगा जब पानी के अंदर कोई भी चीज डालता है तो वो ऊपर की ओर क्यों आ जाता है, वो पानी में ही एकदम अंदर ही क्यों नहीं चलता चला जाता है, तो वो जिस वजह से होता है उसको बोलते हैं बुओयंसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्री फॉल क्या होता है और वेट क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक अगर तेरे को कुछ समझ में नहीं आया ब्रो, तो तू एक बार वापस से ऊपर जाके देख सकता है। ठीक, अगर तेरे को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो तू कमेंट में मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर तेरा कोई भी फीडबैक हो तो तू मेरे को एक बार जरूर फीडबैक दे ब्रो, क्योंकि फीडबैक के बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, तेरे को भी पता है। और हमेशा जहां तक हो सके ब्रो अच्छा खाना खाया कर, तेरे शरीर में अगर एनर्जी रहेगा तभी तू जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। टेंशन आते रहता है, टेंशन जाते रहता है, परिस्थितियां अप्स एंड डाउन होते रहती है, चाहे कोई भी कितना अमीर हो, है ना। अंबानी हो, बिल गेट्स हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन उसके लेवल का अप्स एंड डाउन्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में हम लोग अपना शरीर को छोड़ दे, है ना, अपना जो शौक है उसको छोड़ दे। तो हमेशा एनर्जी अपने अंदर फुल रख, समझ गया। अच्छा खाना खा, अच्छा कपड़ा पहन, अच्छे से बात करना सीख, और अच्छा अच्छा नॉलेज गेन कर, समझ गया ब्रो। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर तेरे को लगा कि हाँ भाई तू तगड़ा पढ़ा रहा है, तेरे अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तू कुछ सिखाने लायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक भी कर दे, और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दे भाई, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, समझ गया ब्रो। तो आज के लिए इतना काफी है ब्रो, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।